हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे नवजागरण की अवधारणा को लेकर। ये टॉपिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि अभी हम डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक हमने चर्चा कर लिया है। अब जब आधुनिक काल हम पढ़ेंगे तो उसमें नवजागरण से संबंधित एक चैप्टर लगा हुआ है उस बुक में। और ये जो टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट के इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लगा है। और जब जो बच्चे जेएनयू एमए हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नवजागरण केवल पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है बल्कि इस पर ज़्यादातर बच्चों ने शोध कार्य भी किया है, यानी कि रिसर्च भी किया है। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो मुझे लगा कि इसको बीच में जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कि हम रीतिकाल पढ़ते समय काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन तथा काव्य हेतु को पढ़े थे। तो एक कंटिन्यूटी और तारतम्यता बनी रहेगी। जब हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में, तो और कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अगर नवजागरण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और जागरण। यानी कि नव मतलब नए और जागरण मतलब किसी भी कार्य के प्रति या चीज़ के प्रति जागरूक होना। यानी कि कोई भी व्यक्ति पहले जागरूक था लेकिन फिर से उसको जागरूक होने की ज़रूरत है, वो नवजागरण इसका एक सामान्य अर्थ है। लेकिन अगर विस्तृत रूप में देखा जाए, व्यापक रूप में देखा जाए कि नवजागरण की अवधारणा क्या है, तो इसको समझने से पहले आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो 3 तरीके के जागरण की बात होती है। एक लोक जागरण, जब भक्ति काल आप पढ़ेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, रामविलास शर्मा ने। लोक जागरण, फिर आता है पुनर्जागरण, ठीक, और फिर नवजागरण। ये तीनों जो शब्द हैं ये जागरण से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं को हम विस्तृत रूप में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नवजागरण को हिंदी साहित्य में क्यों पढ़ना ज़रूरी है और उसका हिंदी साहित्य पर और जो हिंदी प्रदेश है उस पर क्या प्रभाव रहा है। तो देखा जाए कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण की जिस तेज तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान, तो कुछ अन्य नवजागरण कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की, तो उसका मतलब है कि सन 1800 ईस्वी के आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उनके संदर्भ में। इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी, यानी कि सन 2000 के बाद की जो भी घटनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, 21वीं शताब्दी के अंतर्गत आएंगी। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा था। ठीक है, यानी कि कुछ अपने पुराने मूल्यों के साथ जुड़ाव कर रहा था, तो उनसे कुछ दुराव भी हो रहा था और नए संस्कृति से उसका जुड़ाव हो रहा था। तो क्या है ये संक्रमण में आप जानते हैं कि पुरानी चीज़ें छूटती हैं, नई चीज़ें जुड़ती हैं। कई बार पुरानी चीज़ें वापस आती हैं और नई चीज़ों के साथ आगे बढ़कर विकास होता है। ठीक है, तो पुनरुत्थान मतलब पहले किसी चीज़ का उत्थान था लेकिन दोबारा उसको और परिनिष्ठित या परिमार्जित करने की ज़रूरत पड़ी, तो पुनरुत्थान शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और नवजागरण आप देखेंगे अपने सामान्य जीवन में भी व्यक्ति कभी बहुत अच्छा रहता है फिर और अच्छा करने की कोशिश करता है पुनर्जागरण और नवजागरण के रूप में। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर पहला एग्ज़ाम पढ़ा तो उसमें कुछ खामियां रहती हैं, तो फिर हम नवजागृत होकर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो नवजागरण का कुछ सीमित अर्थ मैंने बताया, कुछ व्यापक अर्थ पर तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे ही। और मुख्य रूप से नवजागरण पढ़ते समय 3 तरीके के शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं आप, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान और नवजागरण। ये जो तीनों शब्द हैं ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। अगर नवजागरण का अर्थ हम बताएं तो नए तरीके से जागना, मतलब नए तरीके से किसी भी विषय वस्तु पर सोचना, क्या है, नवजागरण है। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। ठीक है, जिसकी तरफ मैं पहले ही संकेत कर रहा था। और यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन को की व्याख्या
हेतु इसी शब्द को उचित माना है। मतलब 19वीं शताब्दी में कई सुधार आंदोलन किए गए, जिसमें कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह, और भी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया, फिर स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो जितने भी महापुरुषों ने सुधार आंदोलन करने का प्रयास किया है, तो रामविलास शर्मा ने उनको क्या कहा, नवजागरण। इसीलिए कई बार इतिहास में आप पढ़ेंगे कि इतिहास में आधुनिक भारत के नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। तो कुछ उसी तरफ ये संकेत कर रहे हैं कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल की जब चर्चा होती है तो हिंदी साहित्य में इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला पूर्व मध्यकाल, जिसे कि भक्ति काल कहा गया, और उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। और उस समय क्या था, मध्यकाल में इस्लाम और हिंदुत्व के आपस में क्या हो रहा था, टकराहट टाइप की थी, दोनों संस्कृतियों के बीच में टकराहट थी। लेकिन वो नवजागरण के अंतर्गत नहीं मानते हैं रामविलास शर्मा, बल्कि जो समाज सुधार हुए थे, सुधार आंदोलन चले थे, उसको उन्होंने इस शब्द के लिए उपयुक्त माना है। ठीक है, आगे अगर नवजागरण पर बात करें तो नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। अब नवजागरण को दूसरे हिसाब से देखने का प्रयास किया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। उनके शब्दों में अगर कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हो सकता है कि परीक्षा में इतना दूर ही ये कोटेशन पूछ लिया जाए कि नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। किसका कथन है, तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। ये तो कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, आगे इस पर बात करते हुए कहते हैं कि भारतीय समाज में इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कौन सा है, पहला जागरण है मध्यकाल से संबंधित, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन, विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। तो आप जब भक्ति काल पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ या फिर बाहरी आक्रमण हुआ था, तो यहाँ की जो जनता थी अपने पौरुष से हताश और निराश होकर भक्ति के शरण में उनको जाना पड़ा, जहाँ से कि भक्ति काल का उदय होता है। ठीक है, और बाकी भक्ति काल में आपने देखा कि कबीरदास और जितने भी निर्गुण संत हैं, सभी ने भारत की जो विषमतामूलक सामाजिक संरचना थी और जो धर्म के आधार पर आपस में मन मुटाव, इस सारी चीज़ें थी, तो उनको लेकर काफ़ी उन्होंने दोनों संप्रदायों को फटकारा है, जिसे कि आप सभी परिचित ही हैं। तो यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी उसी तरफ संकेत कर रहे हैं। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामासिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामासिक संस्कृति को जन्म देती है। अच्छा, जब हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी कि 1800 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि तीन तरीके की संस्कृतियाँ हैं। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, इस्लाम, और तीसरी तरफ अंग्रेज़ों का शासन था। तो ये तीनों संस्कृतियाँ भारत में पैरेलल चल रही थी। इसीलिए इसको बार बार यहाँ पर संक्रमण काल के तीव्र गति से चलने के लिए बोला गया, ऊपर में जो हम अभी बताए थे। ठीक है, तो कई बार क्या है कि हिंदू जो है इस्लाम संस्कृति से प्रभावित हो रहा है और इस्लाम जो है हिंदू संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। इन दोनों को अंग्रेजी संस्कृति प्रभावित कर रही है। अभी भी आप देखेंगे वर्तमान समय में कि जब भी अगर कोई धार्मिक काम होता है या फिर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला काम होता है, तो हमारा वेशभूषा क्या होता है, अलग होता है। धोती कुर्ता, महिलाओं के लिए साड़ी इत्यादि का जो ड्रेस होता है वो। बाकी सामान्य समय में हम वही कपड़ा पहनते हैं, या जो कि सारे विश्व में लोग पहनते हैं, जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, ठीक है, लोअर हो गया। तो वही बात है यहाँ पर भी, क्योंकि संस्कृतियाँ कई बार हम उनको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको हम जब तटस्थ हो जाती है तो उससे धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं और बाकी उसमें घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने का
स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। दूसरा यहाँ पर माना गया है कि 19वीं शताब्दी में संबंधित जो दूसरा नवजागरण है वो पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। मतलब एक तरफ हम अंग्रेजी यूरोपीय संस्कृति से भी प्रभावित हुए, लेकिन जो यूरोपीय संस्कृति है वो भी भारतीय संस्कृति से क्या हुई, प्रभावित हुई। अभी आप वाराणसी में जाएंगे, 80 घाटों पर जाएंगे या फिर जो भी प्रमुख घाट हैं उस पर जाएंगे तो बहुत सारे अंग्रेज़ों को आप देखेंगे कि जो साधु सन्यासी के रूप में वहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं। यानी कि उनको भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया है, उनको इसी संस्कृति में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो यहाँ पर चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमज़ोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। आप देख रहे हैं कि लाभ जब भारत और यहाँ के जो शासक हैं, मतलब भारत में जो शासन करने वाले इस्लामी शासक थे और यहाँ के जो हिंदू जनता थी, इन सब के जो आपस में टकराहट थी उसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठा लिया और यहाँ पर धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसमें कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुग़ल, मराठा, सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। जब आप प्योर राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो ये बातें धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि मुग़लों में, मराठाओं में और सिखों में आपस में क्या चलता था, संघर्ष चलता था उस समय, और इसका फ़ायदा कौन उठाया? इसका फ़ायदा उठा लिया अंग्रेज़ों ने। यही बाद में चलकर नवजागरण की तरफ प्रेरित किया है लोगों को। अभी जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अंग्रेज़ों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। जो भी अंग्रेज़ों की नीतियां थीं, ईसाई धर्म प्रचारकों और प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों द्वारा भारतीय संस्कृति के गौरव को भी आघात पहुंचाने का प्रयास किया गया। जैसे हम पढ़ते हैं कि गारसद तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, तो वो उर्दू का प्रोफेसर था, और आप जब आधुनिक काल पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो हिंदी है ये गंवारू भाषा है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको थोड़ा सा कमतर आंकने की कोशिश की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। आगे है कि अंग्रेज़ों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत ज़मीन का नया बंदोबस्त किया। यहाँ पर थोड़ा सा उनके पॉजिटिव थॉट की तरफ जा रहा है। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांव की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान से परिचित हुए, प्रगति का एक मार्ग मिला। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया तो कुछ अच्छाइयाँ भी रहीं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि छोटे छोटे जो सिमटे हुए गाँव थे उसमें सिमटन जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा की वजह से जो ज्ञान विज्ञान है उससे हम परिचित हुए, प्रगति का एक नया मार्ग निकला, यातायात के नए साधन मिले, व्यापार में वृद्धि हुई और आवागमन भी तेज हुआ। प्रेस आने के बाद, मतलब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होने के बाद, जैसा कि आप पढ़ेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और उसमें 4 लेखकों को रखा गया था जो कि खड़ी बोली गद्य में काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई, मतलब आपस में बातचीत करने में सुविधा हुई, विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। तो ये जो लेक्चर है इसमें 2 चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ तो नवजागरण पर और दूसरे जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके केंद्र में 3 बातों को यहाँ पर, बल्कि 4 बातों को, कि जो जड़ता थी वो टूट गई गांव की। दूसरा है कि ज्ञान विज्ञान से हम परिचित हो गए। तीसरा, यातायात के नए साधनों के आने से व्यापार में वृद्धि हुई। चौथा, प्रेस के आने के कारण क्या हुआ, विचारों की जो स्वतंत्रता थी उसको एक उन्मुक्त द्वार मिला, लोग अपनी बातों को रखना शुरू किए। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो भारतीय हिंदू युग है उसमें जितने भी लेखक थे, निबंधकार थे, वो पत्रिकाएं भी निकालते थे और अपने देश की समस्याओं को उसमें केंद्र में रखते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो एक तरीके से 1853 में ट्रेन चली, 1854 में पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, फिर 1857 में आप देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और भी नई नई घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं इतिहास में पूरा दर्ज हैं, उनको आप देखेंगे। लेकिन जो मुख्य यहाँ पर बात की गई है कि कुछ नया हुआ जो कि नवजागरण के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना नवजागरण के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगला पॉइंट कि निसंदेह
अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। तो अगला पॉइंट है कि आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। नवजागरण के संदर्भ में ही अगला पॉइंट है कि देखा जाए कि सबसे पहला जो नवजागरण था, सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ, मतलब आया वस्तुतः प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में के बाद ही बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला और वहाँ नवजागरण आया। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले नवजागरण कहाँ आया, तो उसका सही जवाब होगा बंगाल। अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दृष्टिकोण से देखें कि नवजागरण का क्या रोल रहा है, तो नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क, विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। ये जो आंदोलन थे बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे। अब तक जो भी चीज़ें की जा रही थी उसमें आस्था और ईश्वर था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बुद्धि और तर्क को लाया गया, यानी कि आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी और निम्न जाति, मतलब जो दलित जातियाँ थीं, उनकी सोचनीय यानी कि चिंतनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थीं, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी प्रचलन था। तो देख रहे हैं कि जो भी सामाजिक सुधार करने वाले क्षेत्र थे उनमें सुधार किया गया, जो कि नवजागरण की तरफ संकेत कर रहा है। क्या क्या यहाँ पर मौजूद था कि सती प्रथा था, अगर पति मर जाता था तो उसके साथ पत्नी को भी जलना पड़ता था। बालिका शिशु हत्या और स्त्री विरोधी जो परंपराएं मौजूद थीं वो भी एक कुरीति के रूप में थी। और निम्न जातियों के साथ छुआछूत यानी कि जो दलित जातियां थीं और सामाजिक आर्थिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा, तो इन्हीं एरिया में क्या था, सुधार करने की ज़रूरत थी, जिसको लीड करने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये सारे लोग आगे आए। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जब स्वाधीनता आंदोलन में भी इसको मुद्दा बनाकर देखा गया। समाज में व्याप्त सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी थीं, इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। ठीक है, समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। समाज सुधारकों ने धर्म को मतलब कि कोई खराब चीज़ नहीं माना, बल्कि उसको मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। मतलब उसमें केवल सुधार करने की इन्होंने कोशिश की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल थे। मतलब एक तरीके से लीगल तरीके से इसमें सुधार करने की उन्होंने कोशिश की कि पहले लोगों को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए कि सती प्रथा खराब है, शिशु हत्या सही नहीं है, दलितों के प्रति जो छुआछूत है, अस्पृश्यता, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसके लिए सामाजिक काम किए गए, शिविर इत्यादि लगाया गया और विधि कानून द्वारा उसमें सुधार आने की कोशिश की। इसके लिए आगे आए राजा राम मोहन राय, जिनको कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगाया गया। फिर जो दूसरे व्यक्ति आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्म कांडों का जमकर विरोध किया और वह वेद के इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। इन्होंने, उनका एक नारा ही था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का भी विरोध किया। हिंदी भाषा के पक्ष में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने सत्यार्थ नामक एक पत्र का प्रकाशन भी करवाया था, जो कि परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। फिर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जाति उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो
अभी हम जिस नवजागरण पर बात कर रहे थे उसमें इन महान व्यक्तित्वों का बहुत ही अहम रोल रहा है, जिसमें कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने तो महिलाओं के लिए एक तरीके से ये संजीवनी के रूप में है, और बाकी इन्होंने काफ़ी नए रास्ते खोले। आज अगर महिलाएं शिक्षित हैं और देश के तमाम पदों पर विराजमान हैं तो उसमें सावित्रीबाई फूले का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया और जाति उत्पीड़न का भी इनको सहना पड़ा। ठीक है, तो आज जो भी महिलाएं इस चैनल से भी जुड़ी हैं उनको ज़रूर समय निकालकर सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आज जो कुछ हैं वो सावित्रीबाई फूले की वजह से ही हैं। सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी शिक्षा परंपराओं के समर्थक तथा सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। जितने लोगों की यहाँ पर चर्चा की गई सभी जो भी थे कर्मकांड के विरोधी थे, धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। मतलब धर्म को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसमें जो कर्मकांड हैं जिससे दिक्कतें हो रही थी उनमें सुधार करने की उन्होंने कोशिश की, और आधुनिक शिक्षा तथा पुरानी शिक्षा दोनों को जोड़कर जो समाज में अत्याचार थे उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। यही तो है नवजागरण के तरफ के सारे पॉइंट्स। भारतीय नवजागरण से संबंध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया, विवेकानंद ने अद्वैतवाद का सहारा लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का सहारा लिया, तिलक और गांधी ने गीता का सहयोग लिया। आप देख रहे हैं उपनिषद हो गया, वेदांत हो गया, वेद हो गया और गीता, ये क्या है? हमारे पुराने सब ग्रंथ हैं जो कि एक दिशा निर्धारित करते हैं, और महापुरुषों ने उनको अपना अपना आधार बनाया। और धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया, और स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। ठीक है, अगर नवजागरण के प्रभाव को हम देखें कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा है इसका, तो नवजागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेज़ों के उत्पीड़न को भी समझा। ठीक है, कि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं वो कितना हमारे लिए कारगर हैं और कितना वो खतरनाक हैं, तो उसको भी समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेज़ों की नीतियों को भी माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। ठीक है, मतलब किसानों का जो आंदोलन है, वर्तमान समय में भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले भी किसान आंदोलन करते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर आज के भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तरीके से कुछ सुधार करने की ही मांग कर रहे हैं वो भी। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अगला है कि अंग्रेज़ों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान में से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। जब यहाँ के लोग शिक्षा प्राप्त किए और फिर अंग्रेज़ों की क्या उनकी आगे का प्लान है उसके बारे में अध्ययन किया, तो धीरे धीरे उसका पोल खोलना शुरू कर दिया और अपने लोग, यहाँ के जो लोग थे, उनको जागरूक करने की भी कोशिश की। तो ये नवजागरण का एक मेन पॉइंट है। आगे लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकाल कर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता गया। पत्र पत्रिकाएं भारतीय हिंदू युग में आप देखेंगे ढेर सारी पत्र पत्रिकाओं का उस समय संपादन हो रहा था। लोग अलग अलग ढंग से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज भी आप देखेंगे कि लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रिकाएं संपादित की जाती हैं, अलग अलग समस्याओं को ध्यान में रखकर। पत्र पत्रिकाओं के साथ ही कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांग को रखना शुरू किया, और इसी बीच क्या हुआ, सन 1885 के आसपास में सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हो गई। तो इसको नवजागरण का ही एक तरीके से परिणाम माना जाता है। लोगों ने स्वतंत्रता, समता, भाईचारा के अर्थों को समझा और मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद का उदय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अब लोगों को स्वदेशी वस्तुओं की तरफ भी जागरूक करना पड़ा नेताओं को। उस समय स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन ने इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा।
अगला पॉइंट है कि आगे के तमाम आंदोलनों, संवैधानिक सुधारों व देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था जिसने तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी, राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को भारत में स्थापित किया। ये हम नवजागरण के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध भी विद्रोह भी था। केवल ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये जो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता के शोषण हो रहे थे उसके विरुद्ध एक विद्रोह था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आरंभ में यह नवजागरण सामंत विरोधी था और काफ़ी हद तक अंग्रेजियत का शिकार भी हो गया था, लेकिन धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप भी ग्रहण करने लगा। देख रहे हैं कि कैसे इसमें बदलाव होने लगा था। विशाल भूभाग जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। जब हम रामविलास शर्मा की बात कर रहे थे तो रामविलास शर्मा, जब भी नवजागरण आप पढ़ेंगे तो रामविलास शर्मा का नाम आएगा उसमें, और उनकी जो महत्वपूर्ण 2 किताबें हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, और दूसरी किताब है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, परीक्षाओं में भी ये पूछ लिया जाता है कि किसकी किताब है, तो रामविलास शर्मा की है, और नवजागरण पर उन्होंने काफ़ी विचार किया है। तो अगर नवजागरण से संबंधित परीक्षाओं में कोई कोटेशन आते हैं तो अगर विकल्प में रामविलास शर्मा का नाम है तो एक बार आप सोच समझकर उसको टिक कर सकते हैं। अगर हिंदी नवजागरण की बात किया जाए तो हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया था। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका था तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थीं। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है इसका प्रमाण है। तो जो हिंदी पट्टी के जो लेखक रहे हैं उनको एक चिंता थी कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, वो पूरा मतलब समग्र रूप में देख रहे थे। इसलिए इस निबंध को भी जाना जरूरी है। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका निबंध है, और इसकी जो विषय वस्तु है उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है कि आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है उसका केंद्रीय भाव भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर मोड़ दिया, यानी कि जो व्यक्तिगत समस्या थी उसको सामाजिक समस्या के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ठीक जैसे कि अगर किसी का घर कहीं है और वहाँ पर सड़क ठीक नहीं है, नाली है, गंदगी है, तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि वो एक सामाजिक समस्या है। तो अगर उसको आप व्यक्तिगत रूप में लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, सामाजिक रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कई लोग जुड़े रहेंगे, कई लोगों का हित भी उससे जुड़ा रहेगा। तो किसी भी समस्या को व्यक्तिगत न बनाकर उसको सामाजिक समस्या के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिए थे भारतेंदु युग के जितने भी निबंधकार हैं। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला यहाँ पर है कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था वो, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का नाम जैसे आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में इसका संपादन किए थे और इसका काफ़ी अहम रोल रहा है नवजागरण के संदर्भ में। ठीक है, हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी, पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं माना है। उनका मानना है कि अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की भूमिका, अगर हिंदी पट्टी में कोई कह रहा है कि उसके वजह से नवजागरण आया है तो वो इससे सहमत नहीं है। आगे हिंदी जाति की अवधारणा पर अगर विचार करें तो मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। पुनः रामविलास शर्मा के अनुसार रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है, इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। तो इस कोटेशन को आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए किसका कोटेशन है। और नवजागरण से संबंधित अगर कोई भी कोटेशन परीक्षा में आए तो आप रामविलास शर्मा को एक बार वहाँ पर देख सकते हैं अगर विकल्प में है तो।
उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं शताब्दी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए, एक को लोक जागरण कहा जिसकी चर्चा मैं एकदम शुरू में किया था, और दूसरे को नवजागरण। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। ठीक है, तो इसीलिए उनका मानना है कि अंग्रेज़ों के आने की वजह से और उनकी शिक्षा की वजह से नवजागरण नहीं आया, बल्कि इसकी शुरुआत तो अमीर खुसरो से ही हो जाती है, जिसको उन्होंने लोक जागरण कहा। बाद में जो नवजागरण आया उसको उन्होंने नवजागरण कहा। दो हिस्से उन्होंने कर दिए हैं। एक जो आदिकाल यानी कि शुरुआती दौर का आंदोलन है उसको लोक जागरण, और जो आधुनिक काल में उसको नवजागरण उन्होंने कहा है। और जो यह दौर था व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। जैसा कि इनके मैंने पुस्तक का नाम भी बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। तो अगला पॉइंट, अगली किताब भी बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी नवजागरण में सबसे पहले इन्होंने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया है, और सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत इन्होंने माना है। विधिवत तरीके से अगर नवजागरण की शुरुआत माना है इन्होंने तो 1857 की स्वाधीनता संग्राम से। ठीक है, और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग यानी कि नवजागरण का प्रयोग इन्होंने किया है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नाम की किताब है उसमें। अगर हिंदी नवजागरण की समस्याओं पर चर्चा करें तो एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेज़ों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। ठीक है, 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। फिर इसके बाद, इसके पहले ही बल्कि हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयाँ पैदा की बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। बाद में देश का विभाजन भी हो गया। ठीक है, बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक, अगला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति है। इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमज़ोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, ये लौकिक मानसिकता थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे, नहीं मिला हुआ था। इन दोनों की टकरार से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा और भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे से क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है इसने आधुनिक शिक्षा और भौतिकता को सीखा, वहीं पर पाश्चात्य संस्कृति ने आध्यात्म को भी सीखा, उससे प्रभावित हुई। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप धार्मिक स्थलों पर चले जाइए, खासतौर से मैं वाराणसी का अपने अनुभव को बता रहा हूँ, तो वहाँ पर कई आप विदेशी व्यक्तियों को देखेंगे कि जो कि भारतीय जो संस्कृति है उससे प्रभावित होकर आध्यात्म की ओर अपना उन्होंने रुख कर लिया है। अगर हिंदी साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति पर बात करें तो किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूप में दिखाई पड़ती है, और यहाँ पर भी हिंदी साहित्य में भी इसका रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें कि आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्मालोचन तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्य रूप से पनपती हैं, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीज़ें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। ठीक, अगला जो पॉइंट है इसमें कि अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है इसमें कि जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख होती है। जो संस्कृति, यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो जा रहा है, 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखाई पड़ता है वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक इहलोकवादी दृष्टिकोण,
समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नज़र आते हैं वे सभी बिंदु नवजागरण के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नवजागरण की अवधारणा पर और जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि थी उस पर चर्चा कर ली, जो कि यूजीसी एनटीए नेट के इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लगा हुआ है। और बाकी जो बच्चे जेएनयू एमए हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जेएनयू में नवजागरण से संबंधित टॉपिक्स को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और कुछ जो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृतियों की समरसता की चर्चा की गई है। तो जब आप जेएनयू एमए हिंदी में एडमिशन ले लेंगे तो आपको 6 महीना उर्दू पढ़ना होगा और उर्दू के विद्यार्थियों को 6 महीना हिंदी। तो कई बार और एक कंपोजिट कल्चर भी रहता है जिसमें कि दोनों संस्कृतियों के आपस में क्या संबंध रहे उसके बारे में भी पढ़ाई होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सभी मन लगाकर तैयारी कीजिए। अगर एडमिशन मिलता है तो आपको काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। और बाकी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट था। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता का है चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनके भी पाठ्यक्रम में नवजागरण से कई बार सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तथ्यात्मक रूप से। तो उम्मीद है कि ये सभी दृष्टिकोण से लेक्चर महत्वपूर्ण था और आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक